नमस्कार साथियों, न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। करीब 23 महीने तक जेल में रहने के बाद आजम खान को जमानत मिल गई है। सीतापुर जेल से जब उनको रिहाई मिली उस वक्त की ये तस्वीरें हैं और देखिए कि उस वक्त उनका स्वागत करने के लिए कितने लोग मौजूद थे। आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा जाना पहचाना नाम जिसके बारे में एक कहावत कही जाती है उत्तर प्रदेश में। कहा यह जाता है कि एक दौर था सरकार में मुख्यमंत्री कोई और होता था लेकिन हुक्म आजम खान का चलता था। आजम खान जो बोलते थे, जो करना चाहते थे वही होता था। ईस्ट हो या वेस्ट, आजम खान बेस्ट, यही नारा लगाते थे उनके फैंस। आपने आजम खान को कई बार उनके बड़बोलेपन और एक तरीके से चिकोटी काटने वाले अंदाज में जब वो बोलते थे तो बहुत चुभता था, वो बातें चुभती थी लोगों को। और एक दौर ऐसा आया कि आजम खान का सारा रुतबा एक पल में तहस नहस कर दिया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। आजम खान के खिलाफ ऐसे ऐसे मामले निकल कर आए, किसी ने सोचा भी नहीं था। और किसी ने यह भी नहीं सोचा था, खुद आजम खान को भी ये इल्म नहीं रहा होगा, जिस रामपुर में है उनका किला अभेद किला बन चुका था। जब ये कहा जाने लगा था कि आजम खान कभी हारेंगे नहीं, जब ये कहा जाने लगा था कि आजम खान को जेल भेजना या आजम खान से टकराना चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए संभव नहीं है, वो सारे गुमान, वो सारे मिथक टूट गए। आजम खान के लिए जो पिछले 6-7 साल रहे वो उनकी ज़िंदगी के सबसे बुरे सपने की तरह रहे और उनको जेल की यात्रा तो सहनी ही पड़ी, करनी ही पड़ी। इसके साथ साथ उनकी सेहत भी बहुत बिगड़ गई। जो आजम खान चुटकियों में तबादले करवा देते थे, जो आजम खान अपनी भैंस को ढूंढने के लिए पूरी पुलिस फोर्स लगा देते थे, उन आजम खान को बीच में पूछने वाला तक कोई नहीं था। पूछने वाला तो छोड़िए, उनकी पार्टी के लोग भी उनसे सीतापुर जेल में जाकर कितनी बार मिले आप गिन नहीं सकते, इसकी गिनती नहीं है। सिर्फ एक तस्वीर आई थी और वो तस्वीर भी शायद साल 2021 की थी, जब शिवपाल सिंह यादव मिलने पहुंचे थे आजम खान से। उसके बाद जब विवाद हुआ 2023 के आसपास, तब अखिलेश यादव पहुंचे थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन आजम खान उसके अलावा अपनी ही पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के बाकी किसी नेता से कितनी बार मिले होंगे, जेल में कितने नेता उनसे मुलाकात करने गए होंगे, इसकी कोई लिस्ट ही नहीं है, क्योंकि कोई गया ही नहीं। आजम खान किनारे डाल दिए गए, हाशिए पर डाल दिए गए, क्योंकि जब से अखिलेश यादव के हाथ में नेतृत्व आया, अखिलेश यादव ने यह बड़ी आसानी से और बड़ी चालाकी के साथ समझ लिया था कि आजम खान के साथ रहना उनके लिए भारी मुसीबत पैदा कर सकता है। और इसी वजह से आज आजम खान की एक नई दोस्ती की बात चर्चा में आ रही है। आजम खान की रिहाई, वैसे तो उनको रिहा हो जाना था करीब 5 दिन पहले, लेकिन उनकी रिहाई में जो 5 दिन का विलंब हुआ, इस बीच एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उत्तर प्रदेश में। आजम खान की पत्नी और मायावती की मुलाकात, उस मुलाकात ने एक नई चर्चा को उत्तर प्रदेश में जन्म दिया कि आजम खान क्या मायावती के साथ हाथ मिलाकर एक नया गठबंधन तैयार कर रहे हैं। आजम खान क्या बीएसपी ज्वाइन करेंगे? अब देखिए, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आजम खान अपने लिए अब कोई संभावना नहीं देख रहे हैं। उनको जो भी करना है अब अपने बेटे अब्दुल्लाह के लिए कर रहे हैं, अब्दुल्ला आजम के लिए कर रहे हैं। और आजम खान की पूरी जो नूरा कुश्ती है या उनकी पत्नी जो दौड़ लगा रही है मायावती के घर तक, वो दौड़ सिर्फ इसलिए है कि अपने बेटे के पॉलिटिकल करियर को सुरक्षित कर सके। आजम खान के हाथ से रामपुर चला गया, जिसे लोग मानते थे कि आजम खान उस रामपुर से कभी हारेंगे नहीं। उस रामपुर में मुसलमानों ने भी आजम खान के खिलाफ वोट कर दिया। अब क्यों? इसके पीछे आजम खान के वो सारे काले करतूत थे जिससे मुस्लिम समाज के लोग भी बड़े निराश और हताश हो चुके थे। सिर्फ हिंदू परेशान नहीं हुए, आजम खान से मुसलमान भी इतने परेशान हो गए कि उनको वोट देना छोड़ दिया। उनके दरवाजे पर जिन मुसलमानों का मजमा रहता था, उस दरवाजे जाना मुसलमान भूल गए। और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी, आजम खान की बोली। आजम खान को लगता था कि जहां से हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। लेकिन इस गुमान में जीने वाले आजम खान को पिछले 6-7 सालों में पता चल गया कि आप सिर्फ माटी के पुतले हैं,
आपके हाथ में शक्ति नहीं है, सत्ता नहीं है तो कोई शक्ति नहीं है, और कोई शक्ति नहीं है तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। ये आजम खान ने समझ लिया। तो अब आजम खान के वो काले करतूत कौन से हैं, आज हम उसकी लिस्ट निकाल कर ले आए हैं। सीतापुर जेल से आजम खान रिहा हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे जेल जाने का खतरा नहीं है उन पर, ये मत भूलिए। और इस रिहाई के पीछे ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए कि ठीक 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का भी विधानसभा का चुनाव है, और आजम खान की रिहाई 1.5 साल पहले होना उस चुनाव को बड़ा गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। आपको सबसे पहले एक एक करके अलग अलग पॉइंट्स के जरिए हम समझाते हैं कि आजम खान के काले करतूत, जिसकी वजह से मुसलमान भी उनसे दूर हो गए। ये देखिए आप, सबसे पहले भूमि कब्जा और जौहर ट्रस्ट का प्रकरण। ये एक ऐसा प्रकरण था जिसमें आजम खान ने अकूट संपत्ति बनाई। यूपी की अखिलेश सरकार में मंत्री रहते हुए आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के पक्ष में सरकारी जमीन बहुत कम कीमतों पर लीज करवा ली। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को पावर का मिसयूज करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म यूज किया था, पावर का ग्रॉस मिसयूज। सरकार ने 2023 में जौहर ट्रस्ट प्रकरण की जितनी जमीनें थीं, जौहर ट्रस्ट की जितनी जमीनें थीं जिनका अधिग्रहण हुआ था, उन सबको रद्द कर दिया, और कोर्ट ने फैसले को उचित भी ठहराया। योगी सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई, वो फैसला सही हुआ। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के 27 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किए गए। किसानों ने आरोप लगाया, आप जानते हैं कैसे जमीन लिखवाई गई जौहर ट्रस्ट की? जो आरोप लगता है आजम खान पर वो बड़ा गंभीर है। जौहर ट्रस्ट की जमीन लिखवाई गई, किसानों की उंगलियों को पकड़कर जबरन ठप्पे लिए गए। जिन्होंने साइन नहीं किया, यह भी चर्चा होती है कि उनकी उंगलियों को घायल किया गया, उस पर लाल मिर्च का पाउडर डाला गया और वहां ठप्पा लिया गया। इस हिसाब से जौहर ट्रस्ट की जमीनें लिखवाई गई। आजम खान पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं, क्या सच्चाई है वो तो कोर्ट में पहले ही प्रस्तुत हो चुका है, लेकिन कोर्ट ने सारे साक्ष्यों को सही माना। इसी वजह से 2023 में जितने जमीन लिए गए थे, जितनी जमीनें थी जिनका अधिग्रहण हुआ था, उन सब को रद्द कर दिया। डूगरपुर केस में उन पर एक पूरी कॉलोनी पर कब्जा करने का आरोप लगा था। सोच कर देखिए, सिर्फ जौहर ट्रस्ट की जमीन नहीं, आजम खान की आदत यह थी कि जिस जमीन को उन्होंने पसंद कर लिया वो जमीन रातों रात उनकी हो जाती थी। डूगरपुर केस में पूरी कॉलोनी को खाली करवाया गया, बलपूर्वक संपत्ति छीन ली गई, हिंसा की गई, अवैध निर्माण किया गया, बाद में वो सारे निर्माण गिरे। इस मामले में भी 10 साल की सजा हुई और बाद में उनको जमानत मिली। क्वालिटी बार प्रकरण में आजम खान और उनके परिवार पर सरकारी टेंडर की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करके अपने हित में भूमि आवंटन का आरोप लगा था, अपने हित में जमीन आवंटन का आरोप लगा था। आप सोच लीजिए कि जब ये मंत्री थे तब 5 कालिदास मार्ग से अखिलेश यादव नहीं चलाते थे सरकार, आजम खान रामपुर में बैठकर सरकार चलाते थे। और आपने देखा होगा जब सैफई महोत्सव होता था तो जो इंग्लैंड की महारानी वाली बग्गी आती थी वो आजम खान लेकर आते थे। इसी वजह से अब सोचिए कि इतने सारे मामले उन पर दर्ज हुए। 27 मामले जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी का मामला था। अब दूसरे केस पर आते हैं कि कैसे फर्जी दस्तावेज बनाए गए और उसके पारिवारिक लाभ उठाया गया। उसका बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए उनका उम्र घटा दिया गया, उम्र से छेड़छाड़ की गई, उसका स्कूल प्रमाण पत्र गलत बनवाया गया, 2 आधार कार्ड रखने का आरोप है, 2 पैन कार्ड रखने का आरोप है। मतलब दस्तावेजों का इतना गलत इस्तेमाल किया गया अपने मन से। अगर आजम खान का मन किया कि हमारे बेटे का जन्मदिन 23 सितंबर 2025 होना चाहिए तो उनके लिए वो डॉक्यूमेंट भी बन जाएगा। इतना आसान था उनके लिए सारे दस्तावेज बनाना, सारे डॉक्यूमेंट बनाना। आप अंदाजा लगा लीजिए उनके पावर का। मंत्री रहते हुए ये सारे काम हुए, मंत्री की कुर्सी गई तब भी वो ये काम करते रहे। आप सबको याद होगी वो तस्वीर जब विधानसभा के कॉरिडोर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगे पीछे करते हुए दिखे थे आजम खान, और उस समय योगी आदित्यनाथ को उन्होंने बहुत पैरवी लगाई थी।
लोग कहते हैं बहुत पैरवी लगाई थी, योगी आदित्यनाथ ने एक नहीं सुनी। आजम खान के खिलाफ कार्रवाई हुई तो हुई। सिर्फ यही नहीं, फर्जी दस्तावेज अपने बेटे का बनवाया, उस दस्तावेज को बनवाने में उनकी पत्नी का हाथ था। लखनऊ नगर निगम से भी फर्जी दस्तावेज बनाने की शिकायत आई। इस तरह से उनके बेटे के सारे दस्तावेज तैयार किए गए। पत्नी और बेटे को भी अवैध लाभ दिलाई गई, जो अवैध दस्तावेज बने उससे अवैध लाभ मिला और सरकारी जमीनें उन दस्तावेजों पर खरीदी गई। अब आपको आते हैं तीसरे पॉइंट पर, प्रशासनिक दखल। आपने देखा होगा अनुज चौधरी को अभी 2023 में कैसे हड़का रहे थे आजम खान। कह रहे थे कि तुमको अवार्ड मिला तो अखिलेश यादव की देन थी, अखिलेश यादव की मेहरबानी से अवार्ड मिला। वो बड़ा, उस समय वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो आजम खान थे सरेआम बोलते थे कि डीएम की चिंता मत करना, डीएम एसडीएम की चिंता मत करना, ये सब जूते साफ करते हैं। इस तरह के बयान थे आजम खान के। 2014 में उनका प्रशासनिक दखल कैसा था ये आप देखिए। 2014 में जब वो मंत्री थे, खुद की भैंस चोरी के मामले में पूरे जिले के पुलिस अफसरों और संसाधनों का इस्तेमाल कर लिया उन्होंने, सब कुछ झोंक दिया। तो आजम खान ये थे, अधिकारियों का ट्रांसफर कराने, पुलिस पर दबाव डलवाने, दबंग रुख अपनाने, इस तरह के मामले कई बार रहे। कोई थाने में पकड़ लिया गया, आजम खान का एक फ़ोन कॉल गया, चाहे वो कितना भी बड़ा आरोपी हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसका छूटना तय माना जाता था, क्योंकि आजम खान ने फ़ोन कर दिया है। इसलिए अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, सरकारी संपत्ति को ज़बरदस्त सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल किया और उसका बहुत गलत तरीके से फ़ायदा भी उठाया। 2008 में पुलिस ड्यूटी में आजम खान ने बाधा डाला, सड़क रोका जिसमें 2 साल की सजा हुई, सरकारी संपत्तियों में घुसकर तोड़फोड़ की उनके समर्थकों ने। आजम खान के एक इशारे पर, देखिए योगी आदित्यनाथ की सरकार से पहले जितनी भी सरकारें रहीं, चाहे वो सपा की हो या बसपा की हो, आजम खान के खिलाफ कार्रवाई करने से सबके हाथ कांपते रहे, सबके हाथ कांपते रहे। आजम खान के खिलाफ बहुत चंद ऐसे ऑफिसर्स थे जिन्होंने मामला लिखवाने या लिखने की जहमत उठाई, हिम्मत दिखाई उन्होंने, और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की वजह से ही ऐसा हुआ। तो इस तरह से आजम खान ने अपने प्रभाव का हमेशा गलत इस्तेमाल किया, बेजा इस्तेमाल किया, और उन प्रभावों से उत्तर प्रदेश को प्रभावित करने की कोशिश की। उनका विवादित बयान और भड़काऊ राजनीति, उनका पांचवें उनके काले करतूत के बारे में सुनिए। 2019 में याद है आपको, रामपुर से जया प्रदा उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। उनका किस तरह का उनके बोल थे, उन्होंने जया प्रदा के लिए क्या बयान दिया था, वो आज भी बयान पब्लिक डोमेन में मौजूद है। जया प्रदा के लिए जिस हिसाब से आजम खान बोल रहे थे, ना तो उनके कद और ना ही उनकी उम्र को वो बातें शोभा दे रही थी। फिर भी आजम खान ने कहा और लोगों ने तालियां बजाई, उनके समर्थकों ने तालियां बजाई, उनकी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और आज उसी समाजवादी पार्टी के किसी नेता को अगर बीजेपी के या कांग्रेस के लोग कुछ बोल देते हैं तो एकदम रोने गाने लगती है। लेकिन आजम खान ने उस वक्त जया प्रदा के खिलाफ क्या नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। समाजवादी पार्टी में कई महिला नेता भी हैं, किसी की आवाज नहीं निकली। तो ये आजम खान थे। अब स्थिति यह है कि 2025 तक आजम खान पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। ये नोट कर लीजिएगा, 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें 93 सिर्फ सीतापुर जेल से जुड़े हुए हैं। ऐसे केस जमीन कब्जाने से लेकर चोरी। अब सोचिए, आजम खान पर बकरी चोरी तक का आरोप लगा। अब देखिए, उनके कद को यह शोभा नहीं देता। कुछ लोग कहेंगे कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, लेकिन आरोप लगे, कोर्ट में सुनवाई हुई। मारपीट, धमकी, सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग, प्रशासनिक धोखाधड़ी, अधिकारियों को धमकाना, इस तरह के तमाम आरोप लगे। कई बार हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली और लगातार उनके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई चलती रही। यूपी की राजनीति में गहरा प्रभाव रखने वाले आजम खान अब इस स्थिति में आ गए हैं कि समझ लीजिए उनका राजनीतिक वजूद, उनका राजनीतिक अस्तित्व करीब करीब खत्म हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने सबको खत्म कर दिया। आजम खान ही नहीं, आजम खान तो वो थे एक जिसपे 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हों, उसको तो अपराधी ही कहेंगे ना, उसको नेता कैसे कह सकते हैं। तो शुद्ध रूप से आजम खान का जो रवैया था वो एक अपराधियों का हो चला था। और
ये मत भूलिए कि इसी उत्तर प्रदेश से जितने भी अपराधी माफिया गुंडे थे, उनका योगी आदित्यनाथ ने, उनकी सरकार ने, उनकी पुलिस ने, उनके सिस्टम ने एक लाइन से सफाया कर दिया। मुख्तार से लेकर अतीक तक जो बचे हुए जिंदा हैं वो ठंडा पड़ गए, एकदम किसी कोने में दुबके हुए हैं। तो एक लंबी सीरीज है। आजम खान का नाम भी उसी लिस्ट में शामिल होना चाहिए, लेकिन सिर्फ वो मुसलमान हैं, इस वजह से उनके खिलाफ कोई ये बात कहता नहीं है, क्योंकि सबको राजनीति करनी है। आजम खान के खिलाफ बोलकर मुसलमानों को नाराज कौन करे। लेकिन रामपुर के मुसलमान से पूछिए कि आजम खान ने कितना टॉर्चर किया, कितना परेशान किया। आप आजम खान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ज़रूर बताइएगा।